हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। 90 के दशक में यह डायलॉग बाजीगर फिल्म में आपने सुना होगा, लेकिन 30 साल बाद जब किसी राज्य के चुनाव के बाद इस डायलॉग का जिक्र होना शुरू हो जाता है तो आम बोलचाल की भाषा में गोदी मीडिया इसे चाणक्य गिरी का नाम दे देता है। मोटे तौर पर कहें तो चुनाव कोई जीते, सरकार तो हम ही बनाएंगे। और इस प्रकार का खेल कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार को गिराकर होते हुए भी आपने देखा, मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को गिराकर होते हुए भी आपने देखा, और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराकर होते हुए भी देखा। क्या यह खेल अब राइटर्स बिल्डिंग तक पहुंचने वाला है? और पश्चिम बंगाल क्या इस खेल के लिए बुनियाद तैयार कर चुका है? जिस ढंग के एग्जिट पोल आ रहे हैं और जिस ढंग की तैयारियां एजेंसियों के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करने की हद तक जाकर हो गई है, उसके बाद अब यह साफ हो चला है कि हिल्सा मार्च के सहारे वैश्विक स्तर पर, बौद्धिकता के स्तर पर राज करने वाला बांग्ला भद्रलोक क्या इस बार फाफड़ा जलेबी और उसके साथ साथ ढोकला से मात खाने जा रहा है? सियासत के रंग और रूप खान-पान से मात खाने वाले और मात देने की परिस्थितियों में नहीं होते, लेकिन सह और मात के खेल में सियासत जब जांच एजेंसियों के दायरे में विधायकों को प्रभावित करने की हद तक पहुंच जाए तो नंबर गेम सबसे बड़ा हो जाता है। आज बंगाल में हर गली नुक्कड़ पर यह चर्चा आम है। उसका हिंदी तर्जुमा यदि आपके सामने रखो कि जो चर्चा चल रही है, वो चर्चा क्या है कि अमित शाह का प्लान बी तैयार है क्या, और वो प्लान बी दरअसल है क्या? आम बोलचाल की भाषा में कहें तो कि चुनाव कोई भी जीते, सरकार तो हम ही बनाएंगे। आज न सही, 6 महीने साल भर बाद सही, लेकिन सरकार तो हम ही बनाएंगे। दरअसल बंगाल का पूरा मामला नंबर गेम पर जाकर सिमटता है, और नंबर गेम पर जाकर सिमटने की बात जब सामने आ रही है, इसी दरमियान ममता बनर्जी जिस प्रकार से 2026 में 226 सीटों की बातें कर रही है, और वहीं उनकी पार्टी ये बात कह रही है कि सरकार को बहुत आरामदायक तरीके से कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ चलाने के लिए 190 पार की संख्या चाहिए, तो क्या बंगाल ममता बनर्जी को 190 पार की संख्या देने में चूक कर गया है? बहुमत किसे आ रहा है, किसे नहीं आ रहा, यह सवाल फिलहाल नहीं है। सवाल दरअसल यह है कि भारतीय जनता पार्टी 120 के ऊपर खुद को ले जाकर इसी विधानसभा के अंदर सत्ता के खेल में अपने आप को बनाए रखने की जो कोशिशें कर रही है, उस खेल के लिए कौन कौन सी रणनीति बनाई जा रही है, और बिलो द बेल्ट सियासत की जो कोशिशें होती है, जिसे आमतौर पर अनैतिक राजनीति, इमोरल पॉलिटिक्स कहते हैं, तो आज के दौर में कलकत्ता जो मोहन बागान से लेकर ईस्ट बंगाल क्लब तक फुटबॉल के लिए मशहूर रहा है, अनेक बड़े ग्राउंड वहां पर फुटबॉल के लिए है, क्या उस बंगाल के अंदर मोरल ग्राउंड के लिए कोई स्पेस बीजेपी ने बचने दिया है? स्पेस तो मोरल ग्राउंड के लिए यानी नैतिक आधार के लिए तब भी नहीं बचा था जब जांच एजेंसियों का दुरुपयोग सत्ता के खेल को बनाने और बिगाड़ने के लिए किया गया। स्पेस तब भी नहीं बचा जब संवैधानिक संस्थाओं के सहारे पश्चिम बंगाल के अंदर 27 लाख वोटर्स को एडजुडिकेशन के लिए उनके वोटिंग राइट्स को 2026 के चुनाव में सस्पेंड कर दिया गया एक तरह से। और मोरल ग्राउंड में मोरल तो तब भी नहीं बचा था जब पश्चिम बंगाल के अंदर भाषाई मर्यादा इस कदर तार तार होती हुई दिखी कि लगा ही नहीं कि उस राज्य का चुनाव है जिस राज्य ने अपनी भाषा के बूते, अपने साहित्य के बूते इस देश के लिए पहला नोबेल पुरस्कार जीता था। ये टैगोर के बंगाल का चुनाव बीजेपी ने रहने नहीं दिया। तब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन कौन सी कोशिशें हो रही है। एक कोशिश तो ये हो रही है और उसके बारे में चर्चा आम है कि तृणमूल कांग्रेस के धन्ना सेठ विधायकों, यानी जो पैसे वाले विधायक हैं, उनकी सूची तैयार की जा रही है। स्वाभाविक है, हर राजनीतिक दल में कोई राजनीतिक दल ऐसी वॉशिंग मशीन अपने पास नहीं रखता है जिस वॉशिंग मशीन में पैसा कैसे आया, किसके पास आया, कौन एमएलए के पास आया, उस विधायकों को या वैसे लोगों को टिकट ना दे। टिकट ना दे तो खर्चीला चुनाव निकलेगा कैसे, ये भी सवाल है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टी, तृणमूल कांग्रेस में भी अवैध अनैतिक तरीके से पैसे कमाने वाले लोगों की तादाद वैसी ही है जैसी भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दलों में है।
वैसे विधायकों के लिस्ट को तैयार किए जाने की बातें सामने आ रही है। और वैसे विधायकों की लिस्ट आखिर क्यों तैयार हो रही है? दरअसल वैसे विधायकों की लिस्ट तैयार होने के पीछे जो मंशा बताई जा रही है, वो मंशा ये है, किसके खिलाफ इनकम टैक्स को भेजा जाना मुफीद रहेगा, किसके खिलाफ ईडी का फंडा चल सकता है और किसके खिलाफ सीबीआई कामयाब हो सकती है। और इन सब के सहारे जो गुवाहाटी मॉडल आपने 2022 में महाराष्ट्र में होते हुए देखा, उस गुवाहाटी मॉडल की पुनरावृत्ति कलकत्ता में होती हुई दिखाई दे, अगले 6, 8, 10 महीनों में किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मोटे तौर पर कहें तो पश्चिम बंगाल का खेल 4 मई का नहीं है। पश्चिम बंगाल का खेल दरअसल 4 मई के बाद का है। पूरी पिक्चर वहां जाकर रुकती है कि बंगाल के जनादेश का क्लाइमेक्स किस रूप में सामने आता है। एक क्लाइमेक्स आपने 6 साल पहले मध्य प्रदेश में देखा था, जब भारतीय जनता पार्टी को 230 सदस्यों की विधानसभा में 107 विधायकों के साथ विपक्ष की जगह मिली थी और उससे 8 विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी को बहुमत के करीब करीब पहुंचने का मौका मिल गया, यानी 115 सीटें मिल गई थी। लेकिन कमलनाथ की कांग्रेसी सरकार 15 महीने पूरे करते करते कुर्बान हो चली। कैसे कुर्बान हुई? 20 से ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों को विधानसभा से ही इस्तीफा दिला दिया गया। इस खेल के लिए बीजेपी का 125 के आसपास पहुंचना जरूरी है। क्या बंगाल के जनमत ने 125 के आसपास पहुंचा दिया है? ये सवाल दोस्तों इसलिए भी बड़ा बन जाता है क्योंकि आमतौर पर आप देखते हैं कि चुनाव जिस दिन खत्म हुआ उसके 2 या 3 दिन के बाद काउंटिंग हो जाती है। इस बार 29 को चुनाव खत्म हुआ और 5 दिन बाद काउंटिंग हो रही है। 120 घंटे समय लिए जा रहे हैं। ये 120 घंटे क्यों लिए जा रहे हैं? क्या मशीनी व्यवस्था के अंदर कुछ घालमेल चल रहा है, या यहां भी ज्ञानादेश देने वाले ज्ञानेश कुमार ये कहते हुए नजर आएंगे कि बहु बेटियों की इज्जत का सवाल है, हम बता नहीं सकते, हम फुटेज जारी नहीं कर सकते, क्योंकि फुटेज जारी होगी तो किसी की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। मौजूदा दौर में तर्क और कुतर्क के बीच की सीमा रेखा खत्म हो चुकी है। मौजूदा दौर में सियासत के अंदर राष्ट्रवाद की चाशनी को सांप्रदायिकता के जलेबी में लपेटकर इस तरह से पेश किया जा चुका है कि उस चाशनी के दायरे में एक बहुसंख्यक सांप्रदायिकतावाद को ऐसे खड़ा किया गया, मेजोरिटेरियन कम्युनलिज्म जिसे कहते हैं, उस कम्युनलिज्म ने चाहे भद्रलोक की मानसिकता हो या लखनऊ के पहले आप वाली परंपरा, या उन सब से आगे बढ़कर देखें तो गांधी के गुजरात से शुरू हुआ ये प्रयोग देश के अंदर खासकर हिंदी भाषी भारत होते हुए कोलकाता तक पहुंचाने की जो कोशिशें हैं, उन कोशिशों में राइटर्स बिल्डिंग प्रभावित हुए बिना रह पाएगा। ये सवाल अब अगले 2-3 दिनों तक उमड़ घुमड़ कर हमारे आपके सबके सामने आता रहेगा कि 4 मई का जनादेश अमित शाह के अहम की तुष्टि करने वाला जनादेश है, या ममता बनर्जी के साथ बंगाल अपने बांग्ला आत्मसम्मान को देखते हुए, उनके साथ जोड़कर देखते हुए गुजरात लॉबी के हाथों गिरवी रखने के लिए अब भी तैयार नहीं है। कई सारे सवाल एक साथ जो जुड़ते हुए नजर आते हैं, उसमें पश्चिम बंगाल को 2-3 नजरिए से देखना जरूरी हो जाता है। पहला, बंगाल का रिवोल्यूशनरी मिजाज, कि क्या वो इस तरह की सियासत के लिए कोई स्पेस देने के लिए, कोई जगह देने के लिए तैयार है। दूसरा, ममता बनर्जी जिस प्रकार से 2011 के पहले विपक्ष में रहते हुए बंगाल में कहा करती थी, सत्ता राइटर्स बिल्डिंग से चलनी चाहिए, सत्ता अलीमुद्दीन स्ट्रीट यानी सीपीएम हेडक्वार्टर से नहीं चलनी चाहिए। क्या अब सत्ता को, कोलकाता की सत्ता यानी राइटर्स बिल्डिंग की सियासत और सत्ता को पश्चिम बंगाल के लोग गुजरात लॉबी के हाथों गिरवी रखकर दिल्ली से चलाना चाहते हैं? ये एक अहम सवाल है। तीसरा सवाल यह है कि सांप्रदायिकता बनाम क्षेत्रीयता, उपराष्ट्रवाद बनाम कम्युनलिज्म, सब नेशनलिज्म बनाम कम्युनलिज्म की जो भावना है, उसमें बांग्ला आत्मसम्मान के साथ गुजरात लॉबी के प्रयोग कितने लाभकारी और कितने विनाशकारी सिद्ध हुए, इसका भी रिजल्ट 4 मई को सामने आना है। क्योंकि कई बार भारतीय जनता पार्टी को यह देखा गया है कि जो फंडे वो अपनाती है वो उसी पर भारी पड़ जाता है। याद कीजिए बिहार का 2015 का चुनाव, उस चुनाव में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया
और डीएनए का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि भारतीय जनता पार्टी को 1/4 से भी नीचे जाकर सिमटना पड़ा था। इसी तरह से पिछली बार दीदी और दीदी वाली बात पश्चिम बंगाल के लोगों को चुभ गई थी। क्या इस बार भी बंगाल पुलिस पीछे हटो, वापस जाओ, या ए दीदी आंख कान खोल लो, या जिस तरह से बाहर से पूरी की पूरी प्रशासनिक मशीनरी को एक तरह से चेंज कर दिया गया, उस चेंज मशीनरी के साथ बांग्ला आत्मसम्मान की भावनाएं एक दूसरे के साथ क्लब होते जब नजर आ रही है, तो क्या अमित शाह की सियासत जो कलकत्ता के एक होटल में से पिछले 2 सप्ताह से चलती हुई दिखाई दी, उस सियासत का क्लाइमैक्स भी 4 मई के बाद के लिए खुला रह जाएगा? 294 की विधानसभा में बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए। ममता बनर्जी के पास यदि पश्चिम बंगाल में 160-65 सीटें आती हैं, तो तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन करने से चूकेगी नहीं। 6-8 महीने के लिए ममता बनर्जी सरकार बना लेंगी, लेकिन उसके बाद ऑपरेशन लोटस की गुंजाइश बनी रहेगी। लेकिन अगर ममता बनर्जी 190 पार कर गई, तो फिर वही ममता बनर्जी आपको दिखाई देंगी जो सीबीआई के अधिकारियों को उनके राज्य में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो डाल डाल में पात पात वाली परिस्थितियां सह और मात के खेल की तरह, सियासत की मैकियावेलियन थ्योरी की तरह जो बताने की कोशिश होती है, उस थ्योरी को उसी अंदाज में मात देने की कोशिश है ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से पहले की। चाहे ईडी के हाथ से फाइल छीन लेने वाली बात हो, आईपैक के दफ्तर सीधे पहुंच जाने वाली बात हो, जिस बॉडी लैंग्वेज का और जिस बांग्ला आत्मसम्मान और नारी शक्ति का परिचय ममता बनर्जी ने दिया, 4 मई के बाद 190 पार की सूरत में भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में वो दिन भी देखने पड़ सकते हैं जो दिन आज कांग्रेस में को गुजरात में देखने पड़ रहे हैं। क्या बंगाल ने वैसा जनादेश दे दिया है? कई सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब अगले 2 दिनों तक पक्के तौर पर नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो बीजेपी ने मेहनत की है, उसमें अमित शाह के प्लान बी की चर्चा जोरों पर है, और प्लान बी यही है कि 125 के आसपास पहुंचो, 6-8 महीने में तो सरकार बना ही लेंगे वाली मानसिकता। उस मानसिकता पर बंगाल मुहर लगाता है या नहीं लगाता है, ये बड़ा सवाल है। और ममता बनर्जी की तरफ से उठने वाली दूसरी चुनौती जो दिल्ली के लिए है, वो ये है कि अगर बीजेपी ने ऑपरेशन नहीं किया, अगर ममता बनर्जी 190 सीटों को पार कर गई, तो करीब करीब तय मानिए कि जो 1 दर्जन सांसद पश्चिम बंगाल से लोकसभा में बीजेपी के सिंबल पर जीत कर गए हैं, उसमें से आधे दर्जन सांसद कभी भी लोकसभा छोड़कर टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी लोकसभा उपचुनाव की परिस्थितियों को न्योता दे सकते हैं। खेल दोनों तरफ से है, तोड़फोड़ का खेल, राजनीतिक तोड़फोड़ का खेल, दल बदल का खेल दोनों तरफ से है। कौन किस पर भारी पड़ता है ये देखा जाना है। ममता बनर्जी 180-90 पार कर गई तो तय मानिए कि अगले कुछ महीनों के दरमियान दिल्ली में भाजपा के सांसदों की संख्या इंडिया गठबंधन के 234 के बराबर या उसके नीचे भी जा सकती है, और इसके लिए चाणक्य की भूमिका में फिर ममता बनर्जी नजर आएंगी। अब देखना है। हिल्सा मछली को माना जाता है कि दिमाग को तेज करने के लिए, कहावतों के स्वरूप में, वैज्ञानिक सोच तो कुछ नहीं है, कहावतों के स्वरूप में माना जाता है कि दिमाग को तेज बनाने के लिए, महीन बनाने के लिए हिल्सा मछली बहुत काम करती है। लेकिन क्या उतना ही काम करती है जितना फाफड़ा या दूसरे फूड काम करते हैं जो आमतौर पर गुजरात में खाए जाते हैं? देखते हैं, सियासत के अपने रूप और रंग होते हैं, और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के माध्यम से खेल करने की एक नई विधा जो विकसित हुई है, उस विधा को सभी जानते हैं कि बराबर की टक्कर तो ममता बनर्जी ही दे सकती है। तो देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है। 4 तारीख तक इंतजार करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।